तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मर्डर मिस्ट्री 2 मूवी को। ये मर्डर मिस्ट्री जो 2019 में आई थी, इसका दूसरा पार्ट है। ये मूवी 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। अगर आप इस मूवी के पहले पार्ट की स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम निक और इसकी बीवी ऑड्री को देखते हैं। निक पहले जो पुलिस ऑफिसर था और ऑड्री जो पहले हेयर ड्रेसर हुआ करती थी, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने के बाद उन्होंने अपना काम छोड़कर खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी शुरू कर दी थी। लेकिन काफ़ी वक्त से इनका काम मंदा पड़ा हुआ था और इसी टॉपिक पर रात में दोनों मियाँ बीवी में नोक टोक चल रही थी कि तभी निक को इसके दोस्त महाराजा विक्रम की कॉल आती है और वो इन्हें अपनी शादी के लिए अपने एक प्राइवेट जजीरे पर इनवाइट करता है। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो पहले से ही कंगाल थे, इसलिए अगले दिन ये दोनों एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस आइलैंड पर जाते हैं जहाँ वो खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में पहुँच गए हों। फिर महाराजा और इसकी होने वाली बीवी क्लाउडेड इनका वेलकम करते हैं। महाराजा इन दोनों को कर्नल से मिलाता है जिसका एक हाथ टूटा हुआ है। पर निक याद करता है कि पहले तो इसका नकली हाथ हुआ करता था। तो पता चला कि महाराजा जो काम किया करते हैं इसमें बहुत खतरे होते हैं और महाराजा को बचाने के चक्कर में ही इनका एक हाथ चला गया। और अब महाराजा के पास लू नाम का एक और बॉडीगार्ड भी है। अब महाराजा इन दोनों को इनके आलीशान रूम में भेजता है जिसको देखकर ये बहुत ही खुश थे। खैर अब रात को ये दोनों कपल बन सबर कर महाराजा की संगीत पार्टी में जाते हैं जहाँ पर विक्रम के बिजनेस पार्टनर फ्रांसिस्को, फिर महाराजा की बहन सायरा और महाराजा की एक्स गर्लफ्रेंड काउंटेस से भी इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद संगीत का फंक्शन स्टार्ट होता है जहाँ सभी देसी गानों पर डांस करने लगते हैं और निक और ऑड्री भी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जिस हाथी पर बैठकर महाराजा ने आना था तो इस पर किसी ने लू को रखा था और वो घोड़े से गिरकर मर जाता है क्योंकि किसी ने इसे चाकू से मार दिया था। ये देखकर निक को समझ आ जाता है कि कोई इन्हें गुमराह कर रहा है और वो महाराजा विक्रम को ढूंढने बाहर जाता है जहाँ वो महाराजा को किसी आदमी को किडनैप करते हुए देखता है और तभी किडनैपर निक को देखकर गोलियां चलाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑड्री को खून लगा हुआ कपड़ा जलता हुआ दिखाई देता है और यहीं निक वापस आकर महाराजा के किडनैप होने की खबर सबको बताता है और कहता है कि इस किडनैपर का साथी अभी भी इस आइलैंड पर मौजूद है और वही साथी हाथी को भी अपनी फंक्शन तक लेकर आया था। फिर इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ मौजूद कर्नल क्लाउडेड, विक्रम की बहन सैरा और फ्रांसिस को कोई पता था कि विक्रम हाथी पर यहाँ एंट्री मारने वाला है। इसका मतलब है इनमें से ही कोई विक्रम को किडनैप करने में शामिल है। दोनों डिटेक्टिव कहते हैं कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे इसको ढूंढने के लिए, लेकिन निक कहता है कि इसके लिए उन्हें $25 मिलियन चाहिए। इसके बाद कमरे में आकर निक दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस कमरे में फ्रांसिस को आता है और कहता है कि सबको पता है कि क्लाउडेड महाराजा के पैसों के पीछे पड़ी हुई है और विक्रम ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर वो क्लाउडेड को डिवोर्स दे देता है तो वो कंगाल हो जाएगी। और तभी इस कमरे में क्लाउडेड आती है तो फ्रांसिस को अलमारी में छुप जाता है। क्लाउडेड अंदर आकर बताती है कि वो और कॉन्ट्रेस पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी पर वो इसे बहुत मिस करती है और ऑड्री इसकी कमर पर बंदूक देखती है तो वो सारा इल्ज़ाम काउंटेस पर लगाती है कि हाल ही में विक्रम को इसके बारे में कुछ सीक्रेट पता लगा था। क्लाउडेड छुप जाती है और तभी सैरा कमरे में आती है और सैरा इस मर्डर का इल्ज़ाम क्लाउडेड पर लगा देती है कि वो मेरे भाई के पैसों के पीछे पड़ी है। अब सैरा के बाद क्लाउडेस अपनी असिस्टेंट के साथ कमरे में आती हैं और बताती है कि ये किडनैप ज़रूर फ्रांसिस को नहीं किया होगा क्योंकि वो महाराजा की कंपनी से पैसे चुरा रहा था। इसकी ये बात सुनकर फ्रांसिस को अलमारी से बाहर आकर कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया और तभी कर्नल अपने गार्ड के साथ अंदर आ जाता है और सभी लोग जो छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तभी वहाँ एक कॉल रिसीव होती है जिसमें कहा गया है कि महाराजा हमारे कब्जे में है और अगर तुम लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी तो वो महाराजा को मार देगा और अगला डिमांड वो सुबह 7 बजे बताएगा। और फिर जब जैसे ही सुबह उठते हैं तो वो समंदर के किनारे मिलते हैं जहाँ मिलर नाम का एक आदमी आता है जो IM6 का होस्टर नेगोशिएटर रह चुका है। इसको देखकर ऑड्री को याद आता है कि ये तो वही है जिसने इनके डिटेक्टिव वाले कोड को लिखा है, इसलिए दोनों बताने लगते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। पर मिलर कहता है कि आप तो पहले से ही मशहूर हैं, आपको कौन नहीं जानता, आपके कारनामों के चर्चे तो बहुत मशहूर हैं क्योंकि पिछले केस में आपकी मौजूदगी में कई लोग मारे गए थे। और अब मिलर को भी लगता है कि इसके पीछे इन मियाँ बीवी का हाथ है। अपनी डूबती एजेंसी को बचाने के लिए वो अरबपति हाई प्रोफाइल महाराजा की शादी में आते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर एक आदमी की मौत हो जाती है और इसलिए अब वो दोनों भी मशकूक हैं, जिसको सुनकर निक को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। और तभी किडनैपर कॉल करके कहता है कि वो इसी से बात करेगा जिसके ऊपर इसने गोलियां चलाई थी, तो इसलिए कर्नल निक को रोक लेता है और फिर निक किडनैपर से बातें करने लगता है और किडनैपर महाराजा को छोड़ने के लिए $50 मिलियन लेकर पेरिस आने को बोलता है, जिस पर निक बेतुकी बातों के जरिए किडनैपर को हौसला दिलाता है
जिस पर वो फरोती की रकम बढ़ाकर $70 मिलियन कर देता है। लेकिन कर्नल के आदमी किडनैपर की कॉल को भी ट्रेस नहीं कर पाते, इसलिए निक और ऑड्री पैसे लेकर पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां मिलर दोनों का फ़ोन लेकर इनको एक ही फ़ोन देता है जिससे वो किडनैपर से बात कर पाएंगे। ऑड्री को वो एक बंदूक देता है और निक को पैसों का बैग और सारे रूल समझाने के बाद वो किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन किडनैपर इन्हें ज़बरदस्ती अपनी वैन में बिठा लेते हैं, जबकि बाकी लोग निक और ऑड्री को कैमरे के जरिए देख रहे होते हैं। वैन में निक और ऑड्री की किडनैपर से लड़ाई हो जाती है और ऑड्री अकेले ही किडनैपर को मार डालती है। लेकिन तभी इनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट में क्रैश हो जाती है। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें निक को किलर बताया जाता है, जिसमें निक के हाथ में चाकू था। निक कहता है कि मैं तो इसे चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर वहाँ मिलर आता है जो इनसे पैसे लेकर शाम 7 बजे मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मिलर की कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब फिर वहाँ से बाइक से एक आदमी आता है और उसके बैग को उठा लेता है, पर एन इसी वक्त एक ट्रक आकर इस बाइक वाले को कुचल कर वो बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। और निक और ऑड्री ये सारा नज़ारा देखकर ट्रक का नंबर नोट कर लेते हैं। फिर ओपरा में जाकर वो अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर से मदद मांगते हैं, जिसे ऑड्री इस ट्रक का नंबर देकर इसे ट्रैक करने को कहती है। लेकिन फिलहाल के लिए वो इनकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि निक और ऑड्री पूरे पेरिस में मोस्ट वांटेड हैं। लेकिन दोनों इसके हाथ को बांधकर इसके मोबाइल के जरिए इस ट्रक को ट्रैक कर लेते हैं कि वो ट्रक कहाँ है, जो कि इनसे 80 किलोमीटर दूर है। जिसके बाद ये दोनों इंस्पेक्टर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आखिरकार वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ट्रक का लोकेशन मिला था। लेकिन वहाँ पर इन दोनों को काउंटर और उसकी असिस्टेंट पकड़ लेती हैं और वो इन दोनों को बताती हैं कि मुझे पैसों से बहुत प्यार है। जब मुझे पता चला कि तुम जैसे उल्लुओं के पास $70 मिलियन आने वाले हैं, तो ये मैं मौका कैसे छोड़ सकती थी। काउंटर्स वो पैसे लेकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन भागने से पहले वो अपनी असिस्टेंट को मार डालती है और इस पूरी जगह को भी आग के हवाले कर देती है। लेकिन तभी इसकी असिस्टेंट मरने से पहले इसे भी पीछे से गोली मार देती है, जिसके बाद निक और ऑड्री किसी भी तरह अपनी जान बचाकर खिड़की से कूद जाती हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों इंटरपोल में बैठे सभी लोगों को कॉल करते हैं और इनसे कहते हैं कि हमारे पास $70 मिलियन हैं। अगर तुम में से किसी ने भी महाराजा को किडनैप किया है तो वो इसे लेकर पेरिस के अल्फा टावर पर आ जाए। अब इसके बाद वो सभी इसी अल्फा टावर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर निक और ऑड्री तैयार व्यार होकर एंट्री मारते हैं। तभी पीछे से लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ महाराजा भी आ जाता है, लेकिन इसकी बॉडी में बम लगा हुआ था। अब महाराजा को बचाने के लिए इन्हें वो पैसे लिफ्ट से ऊपर भेजना होगा और पैसा मिलने के बाद वो बम का बटन इनको मिल जाएगा। लेकिन निक को यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसे लगता है कि अगर बम फटा तो किडनैपर भी इसी बिल्डिंग में मारा जाएगा। और फिर आखिर बार होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। टाइम ख़त्म होने के बाद भी बम नहीं फटता और तभी वहाँ मिलर आ जाता है, जो अभी जिंदा है, और वो बताता है कि इन सब के पीछे वही था और वो बम को वापस ऑन कर देता है। लेकिन तभी वहाँ सूजन नाम की एक लड़की आती है और किसी को भी नहीं पता था कि ये कौन है और किस लिए यहाँ आई है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने यहाँ आई थी और यही मौका देकर निक मिलर पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों में फाइट होती है और मिलर ब्रीफ केस लेकर भागने लगता है। तो तभी ऑड्री मिलर के ऊपर कूद जाती है। दोनों रस्सी के सहारे ऊपर जाते हैं और तभी वहाँ निक मिलर पर गोलियां चलाता है, लेकिन निक का निशाना कच्चा होने की वजह से मिलर को एक भी गोली नहीं लगती। दूसरी तरफ मिलर की हेलीकॉप्टर से टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर निक और ऑड्री मिलकर मिलर को एक रस्सी के जरिए बांध कर इसे टावर से नीचे गिरा देते हैं और मिलर सीधा हेलीकॉप्टर के परों के ऊपर गिरता है, जिसके साथ हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। और इसके बाद सभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सभी खुश होते हैं कि फाइनली किडनैपर मारा गया। लेकिन तभी ऑड्री सैरा के हाथों में खून देखती है, जिस पर वो कहती है कि ये खून नहीं, ये मेहंदी है। तो तभी ऑड्री को याद आता है कि महाराजा की संगीत फंक्शन में सैरा गायब थी और वो कपड़ा जिस पर मेहंदी लगी थी वो भी सैरा का ही था। जिसका मतलब है कि सैरी असली मास्टरमाइंड है और इसी ने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी। अपनी पोल खुलता देखकर वो जल्दी से बंदूक निकाल कर अपने भाई पर गोली चलाती है, क्योंकि वो अपना फैमिली बिजनेस को संभालना चाहती थी। लेकिन इसके माँ बाप ने इसकी जिम्मेदारी इसके नालायक भाई को दे दी थी और इसलिए वो अपना हक लेना चाहती है। लेकिन खैर एक बार फिर खुशकिस्मती से महाराजा को बचाने कर्नल बीच में आ जाता है। फिर क्लाउडेड पीछे से सारा के सर पर हमला करती है। बाद में पुलिस वहाँ आकर इसे पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि निक और ऑड्री, जिनको इस केस की कामयाबी पर महाराजा ने इनको ढेर सारे पैसे भिजवाता है, फिर ये दोनों कपल महाराजा के प्राइवेट हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए जा रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश थे कि इनके पास अब पैसे ही पैसे आए। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर का पायलट इन्हें गन पॉइंट पर लेकर इनका सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह वो दोनों फिर से कंगाल हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।